पिछली बार जब नेपाल की टीम टी20 वर्ल्ड कप खेली थी तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक जीता हुआ मैच सिर्फ 1 रन से हार गई थी। और इस बार भी तो कुछ ऐसा ही हुआ ना। जब नेपाल की टीम दोबारा टी20 वर्ल्ड कप खेलने आई, सामने इंग्लैंड की टीम थी और लगभग जीता हुआ मैच था। लगभग नेपाल की टीम जीत गई थी, लेकिन दोबारा प्रेशर में आ गई और 4 रन से इस मैच को हार गई। मतलब अब तो समझ नहीं आता कि नेपाल की किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है और हर बार कैसे हो सकती है। पिछले वर्ल्ड कप में भी हुआ, इस बार दोबारा से हो गया। बस पहले साउथ अफ्रीका थी, इस बार इंग्लैंड थी। दो बड़े मैचेस दोनों नेपाल जीत सकती थी, पर दोनों मैचेस हार गई और बहुत क्लोज मार्जिन से हार गई। अब देखिए, सवाल उठता है कि नेपाल कैसे हारी, कहां पे हारी और किसकी वजह से हारी। तो चलिए जरा आज की इस वीडियो में थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्यों नेपाल हार जाती है और हर बार एक तरीके से कैसे हार जाती है। चलिए सबसे पहले बजर बट्टू स्पोर्ट्स पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अंश शर्मा और आप देख रहे हैं बजर बट्टू स्पोर्ट्स। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एकदम आखिर से, जब नेपाल की टीम को जीतने के लिए एक ओवर में सिर्फ 10 रन चाहिए थे। मतलब अब आप सोचिए कि नेपाल के लिए एक एंड पे खड़े थे लोकेश बाम, जो कि 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे। इससे पहले चाहे जोफ्रा आर्चर की बात करें, ल्यूक वुड की बात करें, किसी को नहीं छोड़ रहे थे। सबकी बराबर पिटाई कर रहे थे और बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे। अच्छा, दूसरे एंड पे करण केसी थे, जिनका टी20 स्ट्राइक रेट देखें तो लगभग 150 का है। मतलब अच्छी खासी बैटिंग वो भी कर सकते थे। अब सोचिए, एक एंड पे लोकेश बाम खड़े थे, दूसरे एंड पे करण केसी खड़े थे और आपको एक ओवर में सिर्फ 10 रन बनाने थे। लेकिन अगर वो भी नहीं बन पाए तो ये तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। मतलब ठीक है, मैं समझता कि आपको 3 ओवर में जब 46 रन बनाने थे आप तभी हार जाते। भाई जोफ्रा आर्चर आने वाले थे, ल्यूक वुड आने वाले थे, समझ आता नेपाल पहले ही हार जाती। आप नहीं बना पाते 46 रन। लेकिन आपने आर्चर को भी मारा, आपने ल्यूक वुड को भी मारा, लेकिन आप सैम करन के ओवर में 10 रन नहीं बना पाए। ये मैं कैसे मान लूं भला? ये तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है ना। तो पहली दिक्कत तो यही आती है कि एक ओवर में आप 10 रन कैसे नहीं बना पाए। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें कैप्टन रोहित पौडल और आसिफ शेख की, जिन्होंने बहुत स्लो बैटिंग की। अब देखिए, मुझे पता है थोड़ा सा हार्श है। मतलब अगर नेपाल जीत जाती तो शायद इस पहलू की बात नहीं होती, शायद हम छोड़ देते। लेकिन अब क्योंकि आप हारे हैं तो देखिए बात तो करनी पड़ेगी, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो इनका भी बहुत ज्यादा था। अब देखिए, नेपाल की टीम को शुरुआत अच्छी मिली थी। कुशल भूरतल कमाल की फॉर्म में नजर आ रहे थे और बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। अगर उनकी बैटिंग की बात करें तो 17 बॉल पे उन्होंने 29 रन बनाए थे 170 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन दूसरे एंड पे आसिफ शेख खड़े थे, जो कि बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। वो रन ही नहीं बना पा रहे थे, बाउंड्रीज तो छोड़िए, वो सिंगल डबल नहीं ले पा रहे थे। और इवेंचुअली वो 9 बॉल पे सिर्फ 7 रन बनाकर 77 के स्ट्राइक रेट से खेलकर आउट हो जाते हैं। यानी कि दूसरे एंड पे कुशल भूरतल पे भी प्रेशर आ जाता है और कुछ ही बॉल के बाद वो भी आउट हो जाता है। मतलब देखिए, एक तो आसिफ शेख ने अपने रन नहीं बनाए, खुद स्ट्रगल किया और आउट होने के बाद प्रेशर डाल दिया तो कुशल भूरतल भी आउट हो गए, तो उनकी भी बहुत बड़ी गलती थी। अच्छा, अब अगली पार्टनरशिप पे आते हैं, जो कि रोहित पौडल और दीपेंद्र सिंह आयरी के बीच हुई। अब वैसे देखिए, रोहित पौडल खेल तो अच्छा रहे थे। 34 बॉल पे उन्होंने 39 रन बनाए, 114 का स्ट्राइक रेट था। और देखिए, जब वो बैटिंग करने आए थे तब भी तो नेपाल फंसी हुई थी ना, 2 विकेट अभी अभी गिरे थे। तो संभालना जरूरी था, एक स्ट्राइक रेट बनाना जरूरी था। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें तो दीपेंद्र सिंह आयरी दूसरे एंड पे 150 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे। अगर रोहित पौडल थोड़ा और तेज खेल लेते, थोड़ी और बाउंड्रीज लगा देते या आखिर तक खड़े रहते, मैच को खत्म करके आते, तो शायद मैच का रिजल्ट कुछ और होता और नेपाल की टीम ने इंग्लैंड को हरा दिया होता। तो अगर आसिफ शेख की बात करें, रोहित पौडल की बात करें, थोड़ा सा तेज खेलते तो नेपाल के लिए जो रिजल्ट है वो कुछ और आ सकता था। अच्छा, इसके बाद अगर नेपाल की बॉलिंग की बात करें तो आखिरी ओवर याद आता है, जहां पे करण केसी ने 21 रन दे दिया आखिरी ओवर में। मतलब आप देखिए, नेपाल की टीम ने पूरे मैच में कमाल की बॉलिंग की, मतलब पकड़ के रखा था इंग्लैंड को। आप सोचिए, वो बैटिंग लाइनअप जहां पे फिल सॉल्ट खेलते हैं, जॉस बटलर खेलते हैं, हैरी ब्रूक खेलते हैं, विल जैक्स खेलते हैं, बेथल खेलते हैं। मतलब आजकल तो इंग्लैंड हर दूसरे मैच में 200 बनाती है, कभी 250 बना देती है। लेकिन नेपाल के बॉलर्स ने कमाल की बॉलिंग की और पूरे मैच में इंग्लैंड के बैटर्स को एकदम पकड़ के रखा। आप सोचिए, 19 ओवर में इंग्लैंड का जो स्कोर था 163 रन था और 6 विकेट गिर चुके थे। दो नए बैटर्स क्रीज पे थे, एक तरफ जोफ्रा आर्चर खड़े थे, दूसरी तरफ विल जैक्स खड़े थे। और विल जैक्स भी कोई बहुत तेज नहीं खेल रहे थे, बहुत कम था उस टाइम पे उनका स्ट्राइक रेट। लेकिन उसके बाद करण केसी का वो आखिरी ओवर आता है, जहां पे विल जैक्स 3 छक्के लगा देते हैं, 21 रन इस ओवर में आ जाते हैं। अगर आखिरी बॉल की बात करें तो विल जैक्स ने उस पर भी एक छक्का लगाया। और फिर अगर आप सोचना शुरू करें, करण केसी की आखिरी बॉल पे विल जैक्स ने एक छक्का लगाया। और नेपाल के लिए जब लोकेश बाम खेल रहे थे तो आखिरी बॉल पे 6 रन तो बनाने थे। शायद वो छक्का नहीं आया होता या आखिरी ओवर में एक आध छक्का कम आया होता, थोड़े से रन कम आए होते, तो शायद मैच का रिजल्ट कुछ और होता और शायद नेपाल जीत गई होती।
तो देखिए, मैच खत्म होने के बाद ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि अब याद आती हैं। आखिरी ओवर में 10 रन बनाने थे, लोकेश बाम खड़े थे जो कि बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। एक बड़ा शॉट आ जाता, वो रन बन जाते। फिर आपको याद आता है रोहित पौडल की वो पारी, आसिफ शेख की वो पारी, थोड़ा सा तेज खेल लेते, थोड़े से रन और बना देते, कुछ बाउंड्रीज लगा देते, शायद नेपाल जीत जाती। इसके बाद याद आता है करण केसी का वो आखिरी ओवर, जहां एक ओवर में 21 रन लग जाते हैं, 3 छक्के लगते हैं और आखिरी बॉल पे छक्का लगता है। और नेपाल को आखिरी ओवर में सिर्फ 10 ही रन बनाने थे, यानी थोड़े से रन कम होते, थोड़े से छक्के कम खाए होते तो शायद नेपाल के लिए रिजल्ट कुछ और हो सकता। लेकिन ये जो शायद की कहानी है वो नेपाल के लिए हम बहुत टाइम से देख रहे हैं। पिछले साल कितना बड़ा एग्जाम्पल है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अगर मैच को याद करें, नेपाल की टीम ने कमाल की बॉलिंग की थी, रिस्ट्रिक्ट कर लिया था साउथ अफ्रीका को। पूरे मैच में अच्छा खेल रहे थे, लेकिन आखिर में आकर वो प्रेशर में आ गए और 1 रन से हार गए। यहां भी कुछ वैसी ही कहानी थी, आखिर में आकर प्रेशर में आ गए और 4 रन से हार गए। तो चलिए आखिर में आप ही मुझे बताइए, अगर मैं आपको मौका दूं तो आप क्या कहेंगे, किसकी वजह से नेपाल की टीम हारी? क्या लोकेश बाम की गलती थी, वो एक ओवर में 10 रन नहीं बना पाए? क्या करण केसी की गलती थी, उन्होंने आखिरी ओवर में 3 छक्के दे दिए? क्या रोहित पौडल की गलती थी, आसिफ शेख की गलती थी कि वो धीमे इतना खेले कि नेपाल के हाथ से मैच निकल गया? चलिए आप ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसके अलावा अब नेपाल के लिए जो आखिरी मैच है, या कहें कि अगला बड़ा मैच है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है। अगर नेपाल की टीम इसी तरह से खेलती रही, थोड़ा सा नर्व्स को कंट्रोल करे, प्रेशर सिचुएशन में, क्रंच सिचुएशन में वो नर्व्स को होल्ड करे और वेस्ट इंडीज को हरा दे, फिर आपको बस स्कॉटलैंड को हराना है, इटली को हराना है, आप सुपर 8 में पहुंच जाएंगे। तो आखिर में आप भी मुझे बताइए, क्या नेपाल की टीम वेस्ट इंडीज को हरा पाएगी और क्या नेपाल की टीम सुपर 8 में जा पाएगी? आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।